पब्लिक का भरोसा होता है मैम ऑर्गेनाइजेशन पे। ओनरशिप, आप लोगों ने कभी सुना है चैरिटेबल ट्रस्ट? हाँ, वो ट्रस्ट, वो तो ज्यादा साधु लोग, साधु सत्संग वगैरह का ट्रस्ट होता है मैम। जी, तो एक्चुअली ट्रस्ट इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ट्रस्ट का जो पूरा आइडिया होता है वो यही होता है। इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ चैरिटी, और इट्स एन इंस्टीट्यूशन which works for a lot of non-profit things. बट ये बोलने की बात है, ट्रस्ट के नाम पर लोग काफी कुछ फायदा रख लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और इवन ये जो आप देखेंगे, जो आपने सही बोला शुभम, की साधु संत लोग टाइप इसको ट्रस्ट टाइप बनाते हैं या ट्रस्ट की स्थापना करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी इसको बनाकर और इसकी आड़ में काफी सारी डोनेशंस लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ट्रस्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि इट इज नॉट वेरी हाईली टैक्सेबल। ही लगा सकते हैं। क्योंकि वो किसी एक का वो प्रॉपर्टी नहीं है मैम, वो तो डोनेशन से आते हैं पैसे, तो एब्सोल्युटली। तो उसके अंदर क्योंकि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हो, तो जहां पे आप कोई कमर्शियल एडवांटेज या कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यू कैन इजीली काइंड ऑफ skip the commercial part of your transactions. तो बहुत लोग हैं जो ट्रस्ट के नाम पर काफी पैसा बनाते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। आपको बहुत सारे इसमें एग्जांपल मिलेंगे। और अभी मैं अगर मीडिया का एक एग्जांपल बताऊं कि मीडिया का कौन सा ट्रस्ट है इंडिया में, बहुत फेमस है वो। अगर मैं आपको नाम बताऊंगी तो आप पहचान जाएंगे, ट्रिब्यून ट्रस्ट। ट्रिब्यून का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो ट्रिब्यून एक ट्रस्ट है, और पंजाब का जो है वो ट्रिब्यून है, और दैनिक ट्रिब्यून करके इनका जो है 2 पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। तो ये वहां का है। एंड दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप फोकसेस ऑन द वेलफेयर एंड नॉट ऑन प्रॉफिट मेकिंग, ये बोला जाता है एक ट्रस्ट में। कोई पूछ रहा था कुछ? वाज देयर एनीबॉडी आस्किंग अ क्वेश्चन? Was there anybody asking a question? आई होप आप सबको पता हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। सृष्टि, कोई कंफ्यूजन? प्रेरणा, कंचन? आई होप आप सबको पता होगा। दिशा, हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट ओनरशिप पैटर्न की। ओके। और ये भी बहुत ही क्या कहते हैं, फेमस पैटर्न है ओनरशिप का इंडिया में। और आप इसमें देखेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। मैंने इसका एग्जांपल दिया है आपको, ट्रिब्यून। ट्रिब्यून एक ट्रस्ट है, और ट्रिब्यून की ही एक और पब्लिकेशन है जिसका नाम है दैनिक ट्रिब्यून। और इसका मेजरली जो है वो बेनिफिट आप कह सकते हैं कि ये बोला गया कि फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इसको रन किया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए रन नहीं किया जा रहा है। ट्रिब्यून काफी पहले हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं स्टार्ट हुआ था। तो आप देख लीजिए 100 साल से भी काफी ज्यादा ट्रिब्यून को हो चुके हैं, बल्कि 140 साल के आसपास ट्रिब्यून को हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 100 पार कर सकती है तो वो काफी महान ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, क्योंकि 100 साल चलना अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए काफी विश्वास होना लोगों का उस ऑर्गेनाइजेशन पे जरूरी है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उस पे बहुत मैटर करती है। तो ये है ट्रस्ट की बात की, ट्रस्ट ओनरशिप कैसे होती है पैटर्न में। एंड इसके बाद आ जाइए आप इसके एडवांटेज पे। तो एडवांटेज कौन बताएगा हमें? एडवांटेज ऑफ अ ट्रस्ट। मीडिया ट्रस्ट, आई मीन इन पर्टिकुलर।
अब आप ये देखिए कि अगर सचमुच कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रस्ट की तरह काम कर रही है तो फिर क्या फायदा होगा उसका। और आज के उपलक्ष्य में अगर आप लोग को क्या लगता है, आज की मीडिया को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या फायदा होगा सबसे बड़ा? एडवांटेज ऑफ ट्रस्ट कौन बताएगा? सृष्टि, लाइक टू ट्राई? फाइनेंशियल क्राइसिस में डोनेशंस काम आते हैं मैम, मतलब जो पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है वो डोनेशन के थ्रू होता है, तो एक तरह से कोई ट्रस्ट जो है वो कम पूंजी में भी मतलब बनाई जा सकती है, और एक फ्लो पैसे का आते रहेगा। पैसे का फ्लो तो आता रहता है शुभम, ये हाँ। बात सही है, लेकिन ये एडवांटेज नहीं है ट्रस्ट की। देखिए आज के जमाने में हम सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं मीडिया का, मीडिया के साथ क्या चैलेंज हम फेस कर रहे हैं एज कंज्यूमर्स ऑफ मीडिया, एज कस्टमर्स ऑफ मीडिया? मीडिया तो आजकल वो पैसे पे ही चलती है, सबको सिर्फ ऐड दिखाना होता है मैम, तो वो तो तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फेक न्यूज और हाँ, सेंसेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है कंटेंट, मीडिया में? हाँ कंटेंट में थोड़ा वो गिरावट आ गई है थोड़ी एक। नहीं बेटा, बहुत हाँ, गिरावट आ गई है। और अगर सचमुच कोई ट्रस्ट की तरह फंक्शन करता है, जैसे हमने बोला ट्रिब्यून अगर एक ट्रस्ट की तरह फंक्शन करता है, जो कि सचमुच एक लोगों की भलाई के लिए मीडिया अगर काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह का कंटेंट आएगा उसमें? ऑथेंटिक है ये मैम कंटेंट। बिल्कुल सही जवाब। तो उस केस में एडवांटेज सबसे बड़ा हमको होगा एज कंज्यूमर्स कि मीडिया का जो हमें कंटेंट मिलेगा वो काफी सही मिलेगा, ईमानदार मिलेगा और नॉट सेंसेशनल मिलेगा, जो कि आज की डेट में आप कहेंगे कि बड़ी ही रेयर एक सरकमस्टांस है कि आपको मीडिया का कंटेंट जो है वो ईमानदारी से देखने को मिले या बायसनेस उसमें आपको नहीं मिले। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा अगर ट्रस्ट सचमुच एक ट्रस्ट की तरह काम करता है तो। डिसएडवांटेज क्या है इसका? मैम जो उसके देखिए आपको पता है कि ट्रस्ट, हाँ जी जो ट्रस्टीज दिशा, होते हैं वो लाइक यू कांट डिसअपॉइंट देम, यस वेरी तो गुड, हमेशा सही कुछ है। उसको दिमाग में रख के यू हैव टू एग्जिबिट द न्यूज। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी अगर आप ट्रस्टीज को नाराज कर रहे हैं, ट्रस्टीज के साथ यस बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर दिशा, ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट के अंदर कि अगर डोनेशंस आनी बंद हो गई तो आपका जो काम है वो रुक जाएगा, क्योंकि ये सारा डोनेशंस के ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसीलिए लाइक धार्मिक कॉन्वेंट ट्रस्ट स्कूल्स जो होते होते हैं। हैं वो हम्म, मोस्टली ट्रस्ट फंड्स पर ही बेस्ड होते हैं। यस बिल्कुल सही जवाब। कॉन्वेंट स्कूल्स क्यों क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सारा पैसा देते हैं, आप देखेंगे तो उनकी पैसे पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और चर्च में बच्चों को बुलाया जाता है, उनको कैरल्स सिखाई जाते हैं, उन्हें गाने पढ़ते हैं वो कैरल्स, चाहे उनका मन हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं अपने धर्म का बहुत प्रचार भी वो लोग करते हैं, वरना उन्हें फंडिंग नहीं नहीं मिले। मिलेगी। तो एक ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा दिशा ने एग्जाम्पल इसमें दिया है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं सटीक एग्जाम्पल है और बहुत प्रेवलेंट एग्जाम्पल है कि आप देखेंगे ना सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स बल्कि जो भी स्कूल्स रिलीजियस फंडिंग पे चलते हैं, चाहे वो मुस्लिम स्कूल्स हों, चाहे वो सिख स्कूल्स हों, चाहे वो हिंदू स्कूल्स हों, तो जो भी धार्मिक इस पे चलते हैं
मतलब आप कहेंगे डोनेशंस पे चलते हैं, वो स्कूल्स कहीं ना कहीं उस धर्म का प्रचार जिस धर्म के थ्रू वो चलते हैं उसका जरूर करते हैं। करेक्ट? तो ये हो गया आपका ओनरशिप पैटर्न्स खत्म। अब हम आ गए एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और बड़ा मजा आएगा ये टॉपिक करने में हमको। वी विल टुडे टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। I hope all of us are ready. Yes, ma'am. Okay. और So अभी दो थोड़ा, यूनिट हाँ जी दो यूनिट बोलिए। ही बची है मैम, यूनिट 4 और यूनिट 5 ही बची है, तो यूनिट 4 और यूनिट 5 भी चल रहे, तो यूनिट 4 बच जाएगा सर। एक मिनट, कौन सा है बताइए, मेरे को देखना आप पड़ेगा सिलेबस। यूनिट 5 अभी स्टार्ट कर रही है मैम, तो बीच में यूनिट 4 एक मैगजीन्स वगैरह के बारे में हाँ, लेकिन ये है है। ना कि हम मैंने अभी उसके ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं, तो व्हाट आई डू इज आई प्रिपेयर नोट्स एंड देन आई टेक क्लासेस। तो आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, हम एक एक करके ना भी चलें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई विल इंश्योर कि आपको उसके लिए भी मतलब टाइम मिले और आपको उसके लिए भी मैं नोट्स दूंगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस सही कह रहे हैं आप, 4th यूनिट अभी बीच में हम मिस हो जाएगा, पर हम उसे वापस लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोग की इजाजत हो तो शुरू किया जाए। If all of you are ready. Yes, ma'am. So we start today with the history of Indian cinema. And I want to ask all of you, what do you understand about films? And anybody has an idea where it all started? Ma'am, it started like पहली फिल्म इंडिया में दादा साहेब फाल्के की थी, Very आलम good. आरा. इट वाज अ साइलेंट फिल्म. उसी के बाद लाइक बहुत टाइम तक ब्लैक एंड व्हाइट में थी वो. तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, let us talk about the first movies which started. The examples will be very very easy to understand, and the most important example of the beginning of the cinema is starting of the Luminar Brothers films. Luminar Brothers का नाम सुना होगा आपने? यस मैम. तो Luminar Brothers पहले थे जिन्होंने स्टार्ट की थी आपकी फिल्म की बात स्टार्ट करी थी। और ल्यूमिनर ब्रदर्स की अगर आप जानेंगे जो काम है या जो की हिस्ट्री है उनकी फिल्म्स की, तो आपको थोड़ा जान के हैरानी भी होगी कि किस तरह की फिल्म उन्होंने निकाली थी। और इसकी क्या कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इस तरह की मूवीज निकाली गई थी कि एक निकाली थी ल्यूमिनर ब्रदर्स ने, द अराइवल ऑफ अ ट्रेन। आप बता सकते हैं इस मूवी में क्या हुआ होगा? कोई बता सकता मैम, है? एक कैमरा रख दिया एंड पीपल आर कमिंग, तो वो ट्रेन वहां पे रुकी है और लोग उतर रहे हैं, तो लोगों का आना, एंड दैट्स टोटली रैंडम. हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वहां पे रुकी है और लोग आ नहीं रहे हैं। अराइवल ऑफ अ ट्रेन, अराइवल से समझिए आपकी आना स्टेशन पर, यानी कि ट्रेन का आना, ये एक फिल्म थी, ये एक पूरी फिल्म थी। Okay. मतलब लोग और भीड़ हो गई थी लोगों की थिएटर में इसको देखने के लिए। बता सकते हैं क्या देखना चाह रहे थे लोग इसके अंदर? मैम क्योंकि इससे पहले उस कभी टाइम देखा नहीं होगा मैम। क्या नहीं मतलब देखा होगा? कैमरा पे रिकॉर्डिंग, तो दैट वाज अ नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट कह सकते हैं ना. कैमरा पे रिकॉर्डिंग नहीं, क्या नहीं देखा था लोगों ने? चलचित्र कैमरा मतलब पे वो जो रिकॉर्डिंग तो स्क्रीन नहीं देखा होगा। की हुई तस्वीर। चलचित्र। लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी हो रही थी कि ट्रेन चल कैसे रही है। मतलब देखिए, ट्रेन चल रही है, सामने चल रही है, एक सेपरेट बात है। ट्रेन एक जमाने में चली और वो आपने दोबारा दिखा दिया उनको एक बड़े पर्दे पर, तो एक तो ये तो बहुत ही मतलब हैरान कर देने वाली बात, क्योंकि किसी ने तस्वीरों को चलते हुए नहीं देखा था। तो अराइवल ऑफ अ ट्रेन अपने अंदर
एक पिक्चर थी, एक बहुत ही महान पिक्चर थी उस समय की लुमिनर ब्रदर्स की, जिसका एक आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रचार हुआ और लोग इतने इम्प्रेस हुए इस पर्टिकुलर मूवी से। उसके बाद एक आई थी असी बात। अब आप नाम से ही बता सकते हैं असी बात किसके ऊपर होगी। जी दिशा, किस पे होगी बताइए। समंदर। बिल्कुल सही, समुंदर में लोग नहा रहे हैं। अब आप बताइए, ये एक मूवी है कि जो लोग हैं वो समंदर में नहा रहे हैं, कुछ लोग समुद्र किनारे बैठे हैं, समंदर में जो लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। ये एक पूरी मूवी थी और ये सारी साइलेंट मूवीज थी बेटा, आवाज नहीं होती थी पहले की फिल्म्स में। और आवाज के लिए अगर आप चाहें कि कुछ म्यूजिक उसमें ऐड किया जाए तो एक बैंड यूज टू मूव विद द मूवी। एक ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस जाते थे पिक्चर के साथ और वो पिक्चर के लिए गाना बजाते थे। फिर आया इंडिया में ऐसा दौर, इंडिया में बनी साइलेंट मूवीज। इंडिया की पहली साइलेंट मूवी, बिल्कुल सही बोला था यहाँ पर इन्होंने की, दिशा ने की, दादा साहेब फाल्के की थी, लेकिन वो आलम आरा नहीं थी। आलम आरा वैसे भी दादा साहेब फाल्के की नहीं थी। आलम आरा जो है वो आरदेशीर ईरानी करके एक थे, उनकी थी। और दादा साहेब फाल्के ने पहली जो मूवी बनाई इंडिया में, दैट वाज जर्मिनेशन ऑफ अ पी प्लांट। पी प्लांट समझते हैं? मटर का पौधा। बिल्कुल। तो ये मूवी थी, साइलेंट मूवी थी। और इसे आप आज की डेट में हम इसे एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक टाइम लैप्स बोला जाता है उसको। टाइम लैप्स जानते हैं ना आप लोग, अच्छा। क्या हाँ होता है टाइम लैप्स? वो मैम, कई लाइक लोग आसमानों को, बादलों फोन को रख वो। के रिकॉर्ड करना कि एकदम से पूरे दिन का वो एक रिकॉर्डिंग होता है वो, और उसको फिर फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा देना कि लाइक मॉर्निंग टू बिल्कुल नाइट। सही, बिल्कुल सही, इसे टाइम लैप्स बोलते हैं। अब आप सोचिए कि उस जमाने में उन्होंने टाइम लैप्स क्रिएट किया, एक कैमरा लगाया और एक मटर के पौधे को जमीन में या एक गमले में रादर डाला बीज, और वो बीज जब फूटा तो उसकी पूरी एक जर्नी दिखाएगी कि वो बीज जैसे निकल रहा है धरती में से, वो बड़ा हो रहा है। और मतलब ये एक मूवी थी, जर्मिनेशन ऑफ अ पी प्लांट। It was a silent movie of Dada Saheb Phalke, the first movie ever. राइट? इसके बाद काफी ऐसी साइलेंट मूवीज हुई, जिसके अंदर एक तो थी कि एक लड़की है, वो पानी भरने आती है पनघट पे, और यही पिक्चर है कि वो लड़की है, उसका घर एक जंगल जैसी जगह पर है, वो मटका लेके आती है, एक नदी के रूप में कुछ बनाया बनाया हुआ है, वाटर बॉडी। वहां बैठती हैं और उसमें पानी भरती हैं, फिर बैठी रहती हैं, बैठी रहती हैं, फिर उठ के वापस अपने घर चली जाती हैं, फिर आती हैं, पानी भरती हैं। और यही मूवी थी। इस तरह की मूवीज क्रिएट हुई। फिर उसके बाद जो फेमस मूवीज आई वो आई राजा हरिश्चंद्र जैसी मूवीज, जो कि जिसके अंदर की एक कहानी थी। और आप देखेंगे महिषासुर वध, इस तरह की मूवीज आई जिसके अंदर रिलीजियस काफी कहानियां आई, भगवानों पे काफी माइथोलॉजिकल मूवीज बहुत सारी। उस समय जय संतोषी माँ, इस तरह की पिक्चरें जो है वो बननी शुरू हुई। और राजा हरिश्चंद्र पहली बोलने वाली मूवी थी जिसमें शब्द थे, डायलॉग थे, और लोग कुछ सुन सकते थे कि कुछ बोला जा रहा है। राइट? जैसे मैंने कहा, म्यूजिक तब भी नहीं होता था, म्यूजिशियंस को लाया जाता था और म्यूजिशियंस उस मूवी के लिए गाना बजाते थे वहां पर। राइट? तो ये वो दौर था। आई होप आप लिख रहे होंगे नाम इन सब मूवीज के जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही आपकी हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो मैं बता रही हूँ आपको। तो काफी फेमस जो हुई वो ये सारी मूवीज हुई, म्यूजिक तब भी नहीं उसमें था। फिर आई आलम आरा, और आलम आरा आई 1931 में, यानी 1931 में आई ये मूवी। और इसकी डायरेक्शन की थी आरदाशीर ईरानी, ARDESHIR। अर्दाशीर ईरानी जी ने इसकी डायरेक्शन की थी। और ये पहली ऐसी इंडियन मूवी थी जिसमें आवाज थी, गाने थे।
तो आप देखेंगे इसकी म्यूजिक जो है वो फिरोज शाह एम मिश्रा जी ने दिया था बी ईरानी जी के साथ, और ये कहानी लिखी गई थी जोसेफ मैड डेविड पेनकर ने। तो ये जो वो लोग थे, और इसका जो बजट था उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। 1 मिलियन यूएस डॉलर्स था उस समय का, इसका जो बजट था मूवी का। काफी महंगी पिक्चर थी, और इसमें बहुत सारे गाने थे, आप कह सकते हैं पूरा चित्रहार ही था, और हर एक सीन के बाद गाना आ जाता था। एग्जैक्टली तो अभी मेरे को हम मतलब 1 नंबर नहीं। मिलियन डॉलर यस, 1 मिलियन यूएस, 1 मिलियन रुपीज एंड 14,000 यूएस डॉलर्स। दैट वाज क्वाइट कॉस्टली मैम, क्योंकि यस, वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली। उस टाइम के हिसाब से उस टाइम तो बहुत सस्ते में हो जाना चाहिए था, लाइक अगर उस टाइम से देखा जाए तो। एग्जैक्टली तो ऐसी बहुत कम मूवीज थी जो इतनी ज्यादा महंगी बनी उस समय। जो मैंने आपको जैसे एग्जांपल इसका बताया है, ऐसे ही अगर आपको बताऊं, मुगले आजम बहुत महंगी मूवी बनी थी। हम्म। इनफैक्ट मुगले आजम बनाते बनाते डायरेक्टर साहब के पास पैसे ही खत्म हो गए थे, तो पैसे मांगने गए थे वो, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो ये मतलब कुछ कुछ मूवीज थी जो कि, एंड मुगले आजम इन इटसेल्फ बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज एवर, टू बी मेड। तो आप देखिए, पैसा लगा पर चीज बहुत बेहतरीन बनी, और मतलब किस तरीके से काम हुआ होगा, ये भी एक कमाल की बात है। Okay, talking about movies, we said that Alam Ara definitely was first Indian musical that was created, और यहाँ से शुरुआत हुई गानों की। उसके बाद तो आप जानते हैं कि गाने हमारे पिक्चर में ऐसे चिपक गए जैसे कि फेविकोल चिपकता है। तो मतलब ऐसा था ही नहीं कि गानों के बिना कुछ चलेगा। मूवी के अंदर फिर गाने आने लगे, और इनफैक्ट आलम आरा में जहाँ तक मुझे पता है अबाउट 9 गाने, 9 या 11 गाने ऐसे कुछ, अब मेरे पास एग्जैक्ट डाटा अभी तो नहीं है, मैं वही ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहीं पता चल जाए कितने थे, लेकिन डेफिनेटली 7-8 गाने से तो ज्यादा ही थे। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा गाने थे इस पिक्चर में, और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही फैशनेबल मूवी थी, बहुत ही एक्सप्लिसिट मूवी थी। इनफैक्ट अगर आप इसको रियली जानेंगे तो पहले जमाने की जो मूवीज थी वो बहुत ज्यादा ओपन होती थी। ओपन होती थी इन द सेंस, उस समय आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे सीन्स भी होते थे मूवीज में जिसमें कि हीरोइन जो है वो बाथटब में नहा रही हैं। किसिंग सीन्स बहुत कॉमन थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 1930s, 1940s, और इवन आप कह सकते हैं वेयरिंग स्मॉल क्लोथ्स वाज वेरी कॉमन एट वन पॉइंट इन टाइम इन 1930s एंड 40s। और आप ये जान लीजिए कि उस जमाने में इतनी एक्सप्लिसिट मूवीज होती थी, तो मूवीज में आना एक तरह से आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह उसको देखा जाता होगा? आपको लगता है कि लड़कियां आती होंगी मूवीज में? हमारी सोसाइटी का ऐसा वो कल्चर नहीं है मैम, तो इसलिए इसलिए बिल्कुल। लोग मना करते थे। बट हाँ। मैम जो हाँ, पहले का जो था ना, वहां पे इतनी बाउंडेशन नहीं थी। नहीं नहीं, जो बहुत थी स्टार्टिंग बेटा, है तब। नहीं बहुत पहले मैम, ही थी। तो जैसे कि थी। हम लोग जैसे कि बीच में अभी ये ज्यादा बाउंडेशन आई हैं, जब 90s का टाइम था। नहीं, उल्टा है ये तो, अब जाके तो फाउंडेशन खत्म हुई है। आपको मैं हम ये बता अभी दूं तो कि उस जमाने में कोई भी भले घर का व्यक्ति अपनी बेटी को पिक्चर में नहीं भेजेगा, हाँ, वो तो था। यही मैं कह रही हूँ। तो आपको ये बता दूं कि उस जमाने में लड़कियां कम आती थी, और लड़के ही लड़कियों के रोल भी करते थे बहुत सारे मूवीज में। और जो लड़कियां आती भी थी मूवीज में, जो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की बात कर रही हूँ, तो ज्यादातर या तो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी बाय प्रोफेशन, या उनकी फैमिली प्रोस्टिट्यूट्स की होती थी। तो उस जमाने में बहुत ही बड़ा टैबू था फिल्म लाइन, और बहुत ही नीचे
निगाहों से इसे देखा जाता था, माना जाता था, और लड़कियों के लिए खासकर बहुत नीचे नज़र से इसको देखा जाता था। और अगर किसी की फ़िल्म में बेटी काम करती थी या बहन काम करती थी तो उसको काफ़ी बुरा माना जाता था। और ये ज़माना काफ़ी लंबा तक ऐसा रहा। एटलीस्ट जब तक कलर्ड मूवीज नहीं आई तब तक तो बहुत ज्यादा फिल्म्स को लेकर नेगेटिविटी लोगों में रही, और फिल्मों को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता था। आलम आरा के लिए मैं फिर एक और चीज बताना चाहूंगी कि आलम आरा का जो प्रमोशन भी हुआ है, अगर उसके बारे में आपको पोस्टर मिलता है, मेरे पास पोस्टर है आलम आरा का, बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक सेकेंड अगर मैं दिखा सकी तो आपको दिखाती हूँ। क्या आप इसे देख सकते हैं? यस आप देख सकते हैं कितना एक्सप्लिसिट पोस्टर है ये, जी। और इसमें लिखा है ऑल टॉकिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ये जो है ये आपका ओरिजिनल पोस्टर है आलम आरा का। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रमोट किया गया इस बात को कि इसमें आवाज है, गाने हैं, डायलॉग्स हैं। तो ये तो बहुत ही अलग तरह की मूवी है और डेफिनेटली बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी थी। इस टाइम तक आप देख रहे हैं कि राज कपूर का कोई आपको नामो निशान नहीं दिखेगा, ना ही उनके बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा। तो ये इसलिए क्योंकि राज कपूर थे ही नहीं इस टाइम तक। और ज्यादातर आप जो देखेंगे इस जमाने में आपको दूसरे डायरेक्टर्स जो कि बहुत नोन नहीं थे उस जमाने में, एक्सेप्ट दादा साहेब फाल्के, वो आए थे और वो काम करते थे। और ये मैं आपको बता दूं कि बाद में 1940s में दौर आया राज कपूर जी का। और राज कपूर जी सचमुच एक शोमैन थे। अगर आप सचमुच उनकी कहानी पूरा जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, और सच बताएं तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री आज जो भी है वो राज कपूर जी की वजह से है। तो इन्हें कहीं ना कहीं फर्स्ट फैमिली और सिनेमा भी बोला जाता है, और बिल्कुल सही बोला जाता है। तो अगर आपको इनके बारे में पता चले कि किस रूप से इन्होंने काम किया, तो राज कपूर जी ने एक ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने कुछ इस इंडस्ट्री के मायने बनाए, कुछ रूल्स इस्टेब्लिश किए, और फिल्म को एक स्टेटस दिया, एक रुतबा दिया, एक प्रोफेशन के रूप में आगे बढ़ाया। इसीलिए राज कपूर जी की इतनी इज्जत आज हम करते हैं, अगर हम फिल्म्स की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं। इनफैक्ट जैसे राज कपूर ही एक ऐसे पहले इंडियन डायरेक्टर थे और फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने स्टार्ट किया स्टूडियो सिस्टम। स्टूडियो सिस्टम क्या था? व्हाट इज अ स्टूडियो? स्टूडियो क्या होता जहाँ है? पे फिल्माया जाता है, जहाँ पे दृश्यों को और उनकी मिक्सिंग वगैरह की जाती है, एक बड़ा सेट बनाया जाता है। जी। बिल्कुल सही, वेरी गुड शुभम। तो क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे जो फिल्में होती हैं वो ऐसे सेटअप में बनाई जाती हैं जो कि एक आर्टिफिशियल सेटअप होता है। यानी कि जहां पर लोकेशन आउटडोर लोकेशन नहीं होती है, इंडोर लोकेशंस होती हैं। जैसे घर का सेट हो गया, ऑफिस का आप हो गया, या फिर आपने कोई अपनी शादी का कुछ सीन दिखाना है, तो उस तरह के सीन्स के लिए आपको इंडोर सेटअप क्रिएट करने पड़ते हैं, करेक्ट? तो वो आपके पहली बार राज कपूर वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट अ स्टूडियो, आरके स्टूडियोज के नाम से। आपको पता होगा एक बहुत फेमस स्टूडियोज है बॉम्बे के, और आरके स्टूडियोज पहले बॉम्बे के ऐसे स्टूडियोज थे जिन्होंने इंटरनली दे क्रिएटेड
मिनिएचर। स्मॉल सेट्स, यस, मिनिएचर सेट्स, जिसमें उन्होंने कोठी का एक सेट बनाया, मतलब एक कमरा था, बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में वो फैब्रिकेट करके उसे अलग अलग रूप दे देते थे, वही मंदिर बन जाता था, कभी वहीं पे ही शादी का मंडप लग जाता था, तो कभी वहीं पर ही जो है वो ड्राइंग रूम बन जाता था किसी जमींदार का। तो इस तरीके से एक कमरे को ही अलग अलग रूप में फैब्रिकेट करके क्रिएट किया जाता था, और कुछ ऐसे उन्होंने परमानेंट बड़े बड़े हॉल्स बनाए थे जिनके अंदर उन्होंने अलग अलग रूप से सेटअप्स किए थे फॉर देयर शूटिंग, फॉर देयर शूट्स ऑफ वेरियस इंडोर सीन्स। तो ये पहली ऐसी जनाब जो थे जिन्होंने काम किया था वो थे आपके राज कपूर जी। प्लस उस टाइम एक सिस्टम होता था, वो होता था सैलरी सिस्टम। तो जैसे आप और हम आज सैलरी लेते हैं जॉब करके, तो तब एक्टर्स की सैलरी होती थी। ये बात भी काफी अनोखी लगेगी बहुत लोगों को कि एक्टर्स सैलरी पे काम करते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिलीप कुमार जी वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड एक्टर्स इन सैलरी। देवानंद से भी ज्यादा सैलरी मिलती थी उनको। और देवानंद जी को ये बात काफी बुरी लगी थी उस समय क्योंकि वो बहुत ही एक कह सकते हैं कल्ट एक्टर थे देवानंद। और अगर आपने देवानंद जी की मूवीज देखी हो ब्लैक एंड व्हाइट, तो कहा जाता था लड़कियां छत से कूद जाती थी देवानंद जी को देखने के लिए। और बहुत ही बड़े एक्टर थे, और वो जो ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहनते थे उन्हें मना कर दिया गया था पहनने के लिए। जब भी वो ब्लैक सूट या व्हाइट सूट पहनते थे तो लड़कियां अपने आप को घायल कर देती थी या पागल हो जाते थे लोग उनके लिए। तो इतने बड़े कल्ट एक्टर देवानंद थे। और उन्हीं के कंपटीशन में जब दिलीप कुमार एज अ वेरी बिग एक्टर इमर्ज हुए, तो एक्चुअली दिलीप जी करना नहीं चाहते थे फिल्म में, वो एक्सीडेंटली फिल्म में आए। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे पाकिस्तान में, और वो इंडिया आते थे ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात इन लोगों से हुई और फिल्म लाइन में, और लोगों को उनका चेहरा पसंद आया और उन्होंने उन्हें ऑफर किया फिल्म, और उन्होंने फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की। और तब देवानंद जी को जो सैलरी दी गई, तो देवानंद जी तो वो लेने के लिए रेडी, सॉरी दिलीप कुमार जी देने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा इससे ज्यादा पैसा तो मैं अपने बिजनेस में कमा लेता हूँ। तो वो बोले कि देखिए आप एक बात जान लीजिए, आपको देवानंद जी से ज्यादा सैलरी दी जा रही है उस जमाने में। इसीलिए सैलरी सिस्टम के ऊपर काफी चर्चा हुई। और तो एक स्टेबल सैलरी आपको मिलती थी जब तक फिल्म बनती थी। जी, हु इज देयर? नहीं, मेरे को यही पूछना था कि उनकी फिक्स होती थी सैलरी। हाँ, फिक्स सैलरी है तो बेटे फिक्स होगी, मंथली इनकम है वो। और जब तक फिल्म नहीं, कंप्लीट उस नहीं टाइम पे होगी, अगर जैसे हर फिल्म के हिसाब से, हर मंथ के हिसाब से उनका स्केड्यूल होता हो पे करने का। हाँ, और इवन जॉब का स्केड्यूल होता था, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। जैसे आप अभी जॉब पे जाते हो, सुबह इतने बजे शूट होगा, रात को इतने बजे, 6 बजे तक रैप हो जाता था, शाम को 6 बजे छुट्टी, और सुबह 8 बजे या 7 बजे से शूट शुरू हो जाता था आपका। और आपको एक तनख्वाह दी जाती थी, अच्छी मोटी तनख्वाह मिलती थी आपको एक्टिंग करने की, राइट। और अगर आप किसी स्टूडियो से अटैच हो गए हो तो परमानेंटली आपकी सैलरी हो गई, मतलब जितने साल आपने काम किया उतने साल आपको उतनी सैलरी मिलेगी, राइट। तो एक आई एम श्योर वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, आप लोगों को सुन के भी अचंभा तो हुआ होगा कि सैलरी लेते थे एक्टर्स। तो यस, एक जमाने पे वो भी सैलरी लेते थे, और हमारी तरह ही 9 to 5 जॉब्स में थे, रादर 8 to 6 कह सकते हैं आप, क्योंकि उनका थोड़ी शिफ्ट जल्दी शुरू हो जाती है मॉर्निंग में ही, और कई सीन्स बट होते हैं मैम जो ये रात कह को सकते हैं ना, हो जाते ऐसे हैं। तो क्योंकि जैसे कि फिल्म्स तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर टाइम चलता रहे वो 3 नहीं, महीने फिल्म का नहीं एक बेटा, प्रोजेक्ट। स्टूडियो। सो यू हैव टू जस्ट कम टू द स्टूडियो। Yes. So in a particular studio, let us say you are engaged with RK Studios and they have given you a job, right? You're working with Raj Kapoor ji. So Raj Kapoor ji will engage you in some of his films and you'll have to come to the studio every day to do shoots. So you'll be given a rooster कि आज आपको इस फिल्म का ये सीन करना है, आज आपको उस फिल्म के अंदर काम करना है। तो एक ही एक्टर एक टाइम पे 3-3, 4-4 मूवीज करता है, और वो आज भी होता है। लेकिन कई एक्टर्स है, बहुत कम ऐसे एक्टर्स जैसे आमिर खान हो गए, जो कि एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं। बट जनरली अगर आप कॉमन ट्रेंड देखेंगे, इवन विद अक्षय कुमार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब तो अक्षय भी बहुत चूजी हो गए हैं अपने फिल्म के लिए, लेकिन अक्षय का एक टाइम पे था कि ही यूज्ड टू वर्क ऑन 6-7 प्रोजेक्ट्स टुगेदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या होता है कि एक टाइम पे जरूरी नहीं है कि एक एक्टर एक ही मूवी करेगा, वो एक टाइम पे 4 फिल्म भी कर सकता है, 7 फिल्म भी कर सकता है, 5 फिल्म भी कर सकता है। नहीं तो मैम, अगर वो दैट्स अ आरके, डिफरेंट थिंग। हाँ, The working on different projects is normal के
वो होता है कि कई बार शूट डेट्स भी क्लैश करती है एक पर्टिकुलर एक्टर की, बट द थिंग इज कि जैसे कि वो सैलरी पे काम कर रहे थे, तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी एक्टर के लिए ले लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल विवेक ओबरॉय, उसको कहाँ ही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नहीं तो तो कभी ये कभी तो इनके टाइम पे है नहीं ना सैलरी, अब तो खत्म हो गया सिस्टम ना। नहीं मैम अब तो वो नहीं एक है, बार बट में ही पहले अर्न तो कर थी। लेते जो उनका चल जाता है। हाँ, उनको इतनी मुझे अच्छी पता सैलरी है। मिलती थी कि अगर वो लेटर से नहीं उसके बाद उन्हें काम मिलता है तो उनकी तो अच्छी खासी इनकम हो चुकी। अब अगर काम छूट रहा है तो छूट जाए, नौकरी में से भी तो निकाला जाता है। अगर उनको लगता है कि इस बंदे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या वी हैव ही हैज गिवन और शी हैज गिवन द डिजायर्ड सर्विसेज, और उनको टर्मिनेट किया जाता है, तो इसी तरह से एक्टर्स को भी टर्मिनेट किया जाता था और एक्टर्स को भी हायर किया जाता था। Okay. ठीक है, आई होप देयर इज क्लैरिटी दिशा। तो ये है, वहां पे सिस्टम ये था। फिर आया सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट का, जो आज आप देखते हैं। ठीक है, बल्कि आज तो कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, लेकिन जिसके अंदर फिर स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था पर फिल्म, जिसमें उनको एक अमाउंट बताया जाता था कि इस पिक्चर का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें हम आपको इतना पैसा देंगे काम करने के लिए। तो उनके साथ ड्यूरेशन तय की जाती थी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, वी हैव टू टॉक अबाउट एवरी 10 years हाउ फिल्म्स चेंज इन एवरी 10 years। लेकिन अब वो हम तब करेंगे जब हमारे पास अगले टाइम समय होगा। मेरे ख्याल से समय खत्म हो चुका है आज के लिए, और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे जल्दी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज? ये गानों का प्रचलन इतने क्यों है मैम भारत के सिनेमा में? और कुछ लोग बोलते हैं कि भारत के ऑडियंस ही वो हैं, जैसे हॉलीवुड में गाने होते ही नहीं मैम पिक्चर्स में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही आई मीन अनश्योर है। व्हाई शुभम? बिकॉज देखिए, गलत और सही कुछ भी नहीं है, ये हमारी सिनेमा का पैटर्न है। बॉलीवुड में शुरू से गाने आए, आलम आरा से लोगों ने पसंद किए, और हमारे यहाँ पे गाने स्टोरी को आगे भी बढ़ाते हैं, या गाने स्टोरी के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गाना सिर्फ गाने के लिए डालते हैं। आप देखिए कि कहानी होती है गाने के साथ, या कई बार गाने के अंदर ही वो कहानी निहित होती है। तो हमारे यहाँ गाना जो है वो एक कहानी का पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। लेकिन बाहर उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि गाने की कोई जरूरत है कहानी के साथ। और अगर गाने वाली कोई फिल्म बनती है हॉलीवुड में तो उन्हें म्यूजिकल कहा जाता है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिस मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 11 गाने थे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। अब देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत पिक्चर बनाई गई है, पूरी म्यूजिकल मूवी है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने भी बिल्कुल बॉलीवुड की तरह उस पिक्चर को बनाया है, और आप देखेंगे तो आपको बड़ी बॉलीवुड की फील आएगी वो मूवी देख के, और कहानी भी बड़ी खूबसूरत है एक्चुअली देखा जाए तो। उसी को कॉपी करके हिंदी में बनाया गया था परिचय मूवी, अगर आपने परिचय देखी हो तो, द साउंड ऑफ म्यूजिक in Hollywood. So good question, Shubham, but I'll say the answer is not sure, or it's a very ambiguous, because सब कुछ अच्छा होता है अपनी जगह पर। उन लोगों को नहीं लगता है कि हर चीज में गाना बजाना डालने की जरूरत है, और वो बहुत सपाट कहानी बताते हैं, क्योंकि उनकी कहानियां बहुत रियलिस्टिक होती हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल होती हैं।